हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां लद्दाख बॉर्डर पर भारी हथियारों की तैनाती LAC-LOC पर अग्निवीरों का बैच पहुंचाया गया। जी हां दोस्तों, आर्मी चीफ ने बताया फुल प्रूफ प्लान, जो हम आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर बताएंगे। लद्दाख बॉर्डर पर अब खैर नहीं, भारत के दुश्मनों की साथ ही साथ आपको बताएंगे मुइज्जू की कभी भी जा सकती है कुर्सी। जी हाँ दोस्तों, सही कहा हमने। पूरी खबर आपको बताएंगे। महाभियोग प्रस्ताव आने वाला है मुइज्जू को लेकर, भारत से पंगा भारी पड़ गया मुइज्जू को। जी हाँ, साथ ही साथ बताएंगे उत्तराखंड में UCC लाने की पूरी तैयारी। जी हाँ, 2 फरवरी को ड्राफ्ट सौंपेंगी कमेटी। और नीतीश कुमार को लेकर दोस्तों सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बनने का वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत के सेनाओं का दिल से आप समर्थन करते और मानते हैं कि बंगाल से गुंडा राज खत्म होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां पर आर्मी चीफ ने बताया फुल प्रूफ प्लान। लद्दाख बॉर्डर पर भारी हथियारों की तैनाती, LAC-LOC पर अग्निवीरों का बैच। जी हाँ, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में बहुत सारे हथियार और सेना से संबंधित सिस्टम तैनात किए हैं। इतना ही नहीं, निकट भविष्य में इंडियन आर्मी आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर घातक ऑपरेशन करने जा रही है। जम्मू और कश्मीर में 71 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। यह खुलासे भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही है। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि चीन के साथ लगी LAC परिस्थितियां अभी नियंत्रण में है। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ बातचीत चल रही है। हम सीमा पर अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहे हैं, चाहे वो हथियार हो, सिस्टम हो, ढांचागत विकास हो या सैनिकों की संख्या हो। जनरल ने कहा कि हम पाकिस्तान और चीन सीमा पर अग्निवीरों के 2 बैच तैनात करने जा रहे हैं। सेना में अग्निवीरों को लेकर काफी उत्साह और सकारात्मक माहौल है। जी हाँ, अब ऐसे में लद्दाख बॉर्डर पर भारी हथियारों की तैनाती दोस्तों वास्तव में ये दर्शा रहा है कि भारत को अब पता चल चुका है कि कहां पर कौन सी चीजें पहुंचानी है, जिससे कि हम अपने दुश्मनों को उसी के अंदाज में जवाब दे सके और इंस्टेंट जवाब दे सके, तुरंत के तुरंत हाथों हाथ जवाब दे सके। ऐसे में दोस्तों एक चीज तो माननी पड़ेगी कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से वाकई में भारत हर एक फील्ड में स्ट्रांग हुआ है। मानते हैं कि नहीं आप लोग दोस्तों? बताइएगा जरूर, साथ ही साथ बता दें अगली बड़ी खबर, जहां पर मालदीव के नए राष्ट्रपति बने मुइज्जू को भारत से पंगा पड़ गया बहुत भारी। जी हाँ, कभी भी जा सकती है मुइज्जू की कुर्सी। मालदीव की संसद में पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव यानी इम्पीचमेंट प्रपोजल। भारत से माफी मांगने का भारी दबाव। जी हाँ, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की कुर्सी पर संकट मंडराने लगा है। मालदीव की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी MDP मुइज्जू के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है। इसके बाद मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व राष्ट्रपति सोली की पार्टी MDP को संसद के अंदर बहुमत हासिल है। ऐसे में मोहम्मद मुइज्जू की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तो वहीं मालदीव के बिजनेस टाइकून और जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने कहा है कि चीन की यात्रा से लौटने के बाद मुइज्जू को भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से जुबानी हमला करने के लिए आवश्यक रूप से नई दिल्ली से माफी मांगना होगा। MDP के सूत्रों के मुताबिक हस्ताक्षर जुटा लिया गया है, लेकिन अभी अविश्वास प्रस्ताव को पेश नहीं किया गया है। मालदीव की मीडिया के मुताबिक गत 13 जनवरी को मुइज्जू ने चीन से लौटने के बाद कहा था कि मालदीव किसी खास देश का बैकयार्ड नहीं है और किसी देश को उसे धमकाने नहीं देगा। मुइज्जू के इस बयान के बाद बवाल मच गया और मालदीव के विपक्षी नेताओं ने जोरदार हमला बोला था। मालदीव के सांसद कासिम ने कहा कि मैं मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू से अनुरोध करूंगा कि औपचारिक रूप से और पेशेवर तरीके से भारत सरकार और PM मोदी से अपने बयान के लिए माफी मांगे। जी हाँ, तो दोस्तों देखा अपने भारत से पंगा मुइज्जू को पड़ गया भारी और अविश्वास प्रस्ताव आया दोस्तों, तो गारंटीड मुइज्जू की सरकार गिरेगी, लिखकर देने को है तैयार, क्योंकि मुइज्जू भारत विरोधी कृत्यों में शामिल हो रहे हैं और भारत विरोधी जो लोग भी मालदीव में थे दोस्तों, उनके साथ भी काफी ज्यादा बुरा व्यवहार किया गया मुइज्जू के द्वारा। जब हेलीकॉप्टर को इजाजत नहीं दिया गया था भारत जाने के लिए, जिसके बाद उस छात्र की कह ले, स्टूडेंट की कह ले, उस बच्चे की कह ले मौत हो गई थी, जिसके बाद से मालदीव के लोगों में भी रोष पैदा हो गया है और कोई नहीं चाहता कि मुइज्जू एज अ राष्ट्रपति पद पर बैठे रहे। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि भारत से पंगा वाकई में इनको भारी पड़ा और जल्द से जल्द इनकी सरकार गिरेगी, तो कमेंट में दोस्तों मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां अरब सागर में नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। सोमाली समुद्री डाकुओं से ईरानी मछुआरों को बचाया। जी हां, एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज का सोमालियन समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसे भारतीय नौसेना ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS सुमित्रा अरब सागर में कोच्चि से 700 समुद्री मील पश्चिम में अपहृत इस जहाज को बचाने के लिए पहुंचा था। इससे पहले भारतीय रक्षा अधिकारियों ने सोमवार दोपहर को कहा था कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS सुमित्रा अरब सागर में कोच्चि से 700 समुद्री मील पश्चिम में सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा अपहृत मछुआरों को बचा
रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना ने सारी स्थिति संभाल ली है और जहाज को अपने नियंत्रण में ले लिया है। भारतीय नौसेना के जवानों ने समुद्री लुटेरों को निहत्था कर दिया गया है और उन्हें सोमालिया की ओर बढ़ने को कह दिया है। जी हाँ, एएनआई की जानकारी के मुताबिक अब आईएनएस सुमित्रा खतरे से इलाके से बाहर निकल गई है। भारतीय रक्षा अधिकारी ने बताया कि युद्ध पोत पर मौजूद एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने अपहरण जहाज को घेर लिया था ताकि उस पर मौजूद समुद्री डाकुओं को चेतावनी दी जा सके। ऐसे में दोस्तों लगातार पिछले 2 हफ्तों से भारतीय नौसेना के बहादुरी की जमकर तारीफ की जा रही है दोस्तों। लगातार नौसेना भारत को गौरवान्वित महसूस करवा रहा है। ऐसे में आप लोग इंडियन नेवी को थैंक यू सो मच जरूर कहिएगा। अगली खबर की ओर चलें, जहां एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर ईरान का एक और अटैक। कंगाल देश से मांगे 1.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, पाकिस्तान और ईरान के बीच हुई एयर स्ट्राइक के बाद दोनों के बीच उपजा तनाव खत्म होता नजर नहीं आ रहा। 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी गुटों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की थी। जवाब में 17 जनवरी को पाकिस्तान ने भी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान इलाके पर मिसाइलें दागी। दोनों देशों के बीच हुई एयर स्ट्राइक की इस अदला बदली में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान पाकिस्तान के मंत्री 19 जनवरी को शांति स्थापित करने की अपील करते हुए सहमति बना ली। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ईरान शांत होने के मूड में नहीं है और इस बार एयर स्ट्राइक के बजाय पेनल्टी स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। सरकारी अधिकारियों के हवाले से छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कोर्ट में पाकिस्तान के खिलाफ जाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल ईरान और पाकिस्तान के बीच गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, लेकिन इसके पूरा होने में लगातार हो रही देरी को देखते हुए ईरान ये कदम उठा सकता है। ईरान ने पहले ही 180 दिन की डेडलाइन बढ़ा दी है और अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का समय सितंबर 2024 तक है। जी हाँ, अगर ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता तो ईरान $18 बिलियन के जुर्माने की मांग करेगा। अगली खबर बता दें, क्या चीन अब भारत से चाहता है बेहतर संबंध? 15 महीने बाद भारत में राजदूत की नियुक्ति करेगा ड्रैगन। जी हाँ, भारतीय सीमा पर चल रही तनातनी के बीच चीन भारत के लिए अपने अगले एम्बेसडर की नियुक्ति कर सकता है। करीब 15 महीने से भारत में चीन का कोई भी राजदूत नहीं है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ राजनयिक जू फीहोंग को चीन भारत का एम्बेसडर नियुक्त कर सकता है। जू फीहोंग अफगानिस्तान में राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो रोमानिया में भी चीन के राजदूत रह चुके हैं। फिलहाल जू फीहोंग इस समय चीन में विदेश मामलों के सहायक मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि नए दूत की नियुक्ति की औपचारिकताएं अभी भी पूरी नहीं हुई है और ये स्पष्ट नहीं है कि वो वास्तव में कब तक पदभार ग्रहण करेंगे। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय से चीन भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। भारत में चीन के पिछले राजदूत सन वेईदोंग अक्टूबर 2022 में वापस चले गए थे। नए राजदूत की नियुक्ति में देरी दोनों पक्षों के बीच अब तक के सबसे अधिक तनाव वाले समय में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये तनाव 2020 के गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद से काफी बढ़ गया। जी हाँ, ऐसे में किन किन को ये लगता है कि चीन भारत में अपने राजनयिक को स्थापित करे ना करे, भेजे ना भेजे, लेकिन भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फ्रांस को दे दिया बहुत बड़ा ऑफर। कहा तैयार करते हैं नई जमीनें। जी हाँ, इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा से घबराए शी जिनपिंग देने लगे चीन और फ्रांस के रिश्ते की दुहाई। बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा से चीन कुछ घबराया हुआ लग रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब चीन फ्रांस संबंधों की दुहाई देने लगे हैं। उन्होंने इसको लेकर नई जमीन तैयार करने की पेशकश की है। दरअसल मैक्रोन की भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर ऐसे वक्त चीफ गेस्ट के तौर पर नई दिल्ली पहुंचे जब चीन और फ्रांस अपने कूटनीतिक रिश्ते की 60वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपने मैसेज में कहा कि आज फिर से दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ऐसे में चीन और फ्रांस को मिलकर शांति, सुरक्षा, भाईचारे और प्रगति के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए। मानव विकास के लिए यह बेहद ही जरूरी है। यानी कि दोस्तों, चाइना ने देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं और लगातार भारत के साथ फ्रांस का जो रिलेशन है दोस्तों, वो रशिया से भी अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि फ्रांस की तरफ से भी भारत को अहमियत दी जा रही है, भारत को वैल्यू दिया जा रहा है, भारत को अटेंशन दिया जा रहा है और भारत भी लगातार फ्रांस को अटेंशन दे रहा है। और ये चीजें दोस्तों चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पच नहीं रही, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा और अब इन्होंने नया चाल चलने की कोशिश की है और उन्होंने चीन और फ्रांस के रिश्ते की दुहाई दी और साथ में ऑफर दिया है कि हम एक नई जमीनें तैयार करते हैं। बहरहाल दोस्तों, अब देखना ये होगा कि क्या फ्रांस चीन की इस जाल में फंसता है या चीन को उठाकर पटक देता है फ्रांस इस मामले में, वो देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या फ्रांस फंसेगा चीन की जाल में या नहीं? अवश्य बताइएगा। अगली खबर की ओर चलें, जहां बहुत बड़ी खबर, उत्तराखंड में यूसीसी लाने की पूरी तैयारी कर ली गई। 2 फरवरी को ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी, बजट सत्र में बिल पास कराएगी धामी सरकार। जी हां, उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली है। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस विधानसभा सत्र में बजट के साथ साथ यूसीसी को भी पेश किया जा सकता है। अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो आगामी बजट सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे को विधानसभा पेश कानून को प्रदेश में लागू कर देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई विशेष
कमेटी 2 फरवरी को अपने मसौदा सरकार को सौंप देंगी। इसके बाद आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश कर इसको कानून बना दिया जाएगा। सीएम ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया है। साथ ही साथ सीएम पुष्कर धामी ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। अगली खबर बता दें, नीतीश के पाला बदलने पर प्रशांत किशोर का बयान, कहा बिहार में अकेले लड़ती बीजेपी तो ज्यादा फायदे में रहती। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेते ही बिहार में एनडीए नीति नई सरकार का गठन हो गया। नई सरकार के बनते विपक्षी दल नीतीश कुमार पर हमलावर है। कोई उन्हें अवसरवादी तो कोई पलटू राम और आया राम गया राम कह रहा है। इन सब के बीच जन सुराज अभियान के मुखिया और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर तीखा हमला किया है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी अपने दम पर लड़ती तो ज्यादा फायदे में रहती। बहरहाल दोस्तों, प्रशांत किशोर के इस ओपिनियन पर आपकी क्या राय होने वाली है, क्योंकि प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीतिकार लोग बताते हैं। ऐसे में बीजेपी अपने दम पर लड़ती तो ज्यादा फायदे में रहती। इस पर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।